हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन, जिसके हमारे पास अब तक 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उन दोनों ही पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन दोनों पार्ट्स को कवर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका पार्ट फर्स्ट है वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हमारे पार्ट सेकंड में, और जो पार्ट सेकंड है वो आपका हेल्प करेगा पार्ट थर्ड में, क्योंकि वहां पे हम जो भी क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं उस क्वेश्चंस का हम बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ताकि उस टॉपिक से रिलेवेंट कोई और क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप बहुत आसानी से दे पाओगे। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करता है वो क्या करता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप बुक को सॉल्व करता है और उनका कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बट अगर मेरी मानो तो मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बुक को ही सॉल्व कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ब्रीफ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको काफी हेल्प करेगा। तो हमारी जो ये सीरीज रहने वाली है बिल्कुल उसी प्रकार से रहने वाली है। यहाँ पे जो हमारा लेक्चर्स का जो ड्यूरेशन रहता है वो आपका नियर अबाउट 1 आवर्स का रहता है, कभी कभी वो 65 मिनट या 75 मिनट्स का भी हो जाता है डियर। वहां पे जो हम क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं सिर्फ ओनली 15 प्लस क्वेश्चंस को ही टारगेट किया जाता है, और आज का जो लेक्चर्स है उसमें भी हम आपके 15 प्लस क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे और उन क्वेश्चंस के बेसिक डिटेल्स को कवर करेंगे जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में काफी हेल्प होगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो स्टूडेंट जिसने अभी तक थ्योरी वाले पार्ट्स को भी बिल्कुल कवर नहीं किया है, वो स्टूडेंट भी इन वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकता है, और जब कवर करेगा तो कम से कम 50 to 60% थ्योरी पार्ट्स उसका बहुत आसानी से कवर हो जाएगा डियर। तो आइए देखते हैं आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हालांकि अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करता हूं तो ये क्वेश्चंस चाहे आप स्टेट एजे की बात कर लो, चाहे एसएससी जेई की बात कर लो, या किसी भी पीएसयू की बात कर लो, सबसे पसंदीदा क्वेश्चंस बन गया है आज की डेट में, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है। बार बार पूछने के बावजूद भी क्या करते हैं स्टूडेंट, गलत करते हैं। अरे भाई, ये क्वेश्चन हो सकता था 2008 में भी पूछा है, और वही क्वेश्चन आपका 2013 में भी पूछ रहा है, और 14 में भी पूछ रहा है, आगे भी पूछ रहा है। तो क्या कंसेप्ट चेंज हुआ है? जो स्टूडेंट 2004 में स्टडी करता था, क्या उसके लिए अलग था सिंगली रेनफोर्स्ड और आपके लिए अलग है? नहीं भाई, आपके लिए भी वही सिंगली रेनफोर्स्ड डिजाइन किया जाता था जो आपका 2004 के पेपर के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया जाता था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना है। आपको ये नहीं है, पहले ये था कि आप एक पर्टिकुलर बुक को ही सॉल्व करते थे तो आपका काम बन जाता था, या आप उनको वन लाइनर की फॉर्मेट में देखते थे तो आंसर बहुत इजीली लग जाते थे। बट आज ऐसा नहीं है डियर। आज आपको जो भी आपने पढ़ा होगा उसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर वो घुमाए तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाओ। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस बोलता है आपके पास, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है कि in a singly reinforced beam if the permissible stress in concrete, permissible stress of concrete का मतलब यहाँ पे सिग्मा CBC से भी लिख सकते हैं, और कई बुक में इसको FCBC भी लिखा जाता है। क्लियर है? रिच इज अर्लियर देन परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, यानी सिग्मा ST की बात कर रहा है यहाँ पर, या हम बोल सकते हैं FST की बात कर लेते हैं। क्लियर है? रीच द स्टील देन बीम सेक्शन इज कॉल्ड, कि आपके पास एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जिसमें क्या हो रहा है कि जो आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है वो पहले रीच कर रहा है अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पे एज कंपेयर टू द स्टील, यानी कि कंक्रीट पहले पहुंच रहा है अपनी पोजीशंस पे। तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी और मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये कौन से बीम की बात कर रहा है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात कर रहा है। सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है, और हम सिंगली रेनफोर्स का रिप्लेसमेंट हमने डबली रेनफोर्समेंट के साथ क्यों किया है, ये सब हम क्वेश्चन के साथ यहाँ पर कवर करेंगे। जब हम सिंगली रेनफोर्स बीम की बात करते हैं तो सिंगली रेनफोर्स बीम आपके पास वो बीम होती है जिसमें आपके सिर्फ ओनली टेंशन जोन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आपका रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अब स्टूडेंट का मानना है सर प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे भी हमें उसके कंप्रेशन जोन में भी कभी कभी हमें क्या प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वहां पर कम से कम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे हम पहले इसको एज ए डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, कुछ मैंने क्या कर दिया है, इसकी टेंशन जोन में क्या प्रोवाइड कर दिया है सर, स्टील प्रोवाइड कर दिया है।
जब मैंने इसके टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड कर दिया है और इनके सीजी से एक लाइन पास कर रही है और आपके आउटर मोस्ट पार्ट से लेके आपके मेन बार के सीजी के तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, हम इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। और जो ये आपका सेक्शन है इसकी कुछ ना कुछ या तो विड्थ होगी, कैपिटल बी लिख दूं मैं इसको, या स्मॉल बी लिख देते हैं। क्लियर है? ये मेरे पास क्या है, सिंगली रेनफोर्स बीम का सेक्शन है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर सर, ये है आपका AST, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ये सर हमारा एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन है और ये कौन सा मेंबर है आपका, कंप्रेशन मेंबर है। अब देखिएगा आपको यहाँ पर एक लाइन मार्क करी हुई दिख रही है, मिड लाइन दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपके पास वो एक्सिस होती है जो आपके सेक्शन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं किसके ऊपर खड़ा हूं, मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, तो अर्थ मेरे लिए किसका काम कर रही है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का काम कर रही है। तो उसी तरह से जब आप किसी सेक्शंस को डिजाइन करते हैं तो वहां पे जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है उसके अबव वाला पार्ट कंप्रेशन कहलाता है, जबकि उसका बिलो वाला पार्ट हमारे पास टेंशंस कहलाता है डियर। क्लियर है? अब यहाँ पे जो हमारा इसका जो हम स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो स्ट्रेन डायग्राम में जो इसका आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो वैल्यू होती है वो 0.0035 होती है। बट जब हम इसके टेंशन जोन की बात करते हैं तो जो टेंशन जोन में होता है वो आपकी वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES होता है। ES क्या होता है आपके पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील होता है, जो कितना लिया जाता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया जाता है। Fy क्या होता है आपके पास, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बोलो, यहाँ आप बोल सकते हैं ग्रेड ऑफ स्टील बोल सकते हैं। ये आपके पास Fe415 हो सकता है, Fe500 हो सकता है, जिन दोनों को हम क्या बोलते हैं HYSD बार भी बोल सकते हैं। और एक आपके पास माइल्ड स्टील होता है जिसको आप एज ए Fe250 बोलते हैं। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, आपके सिंगली रेनफोर्स के बैलेंस सेक्शन की, तो बैलेंस सेक्शंस के लिए आप देख लीजिएगा ये क्या होगा आपके पास, XU लिमिट बोल दो, इसको XU लिमिट बोल दो, या फिर आप क्या बोल दो, XU मैक्स बोल सकते हैं। XU मैक्स मतलब आपके पास लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जब भी हम बात करते हैं आपके पहले बैलेंस सेक्शंस की, तो बैलेंस सेक्शंस में क्या होता है कि जो बैलेंस सेक्शंस का जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो आपके लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल होता है। ऐसा कब पॉसिबल होता है, ऐसा तब पॉसिबल होता है जब उसमें क्या होता है आपके पास, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील के इक्वल होता है। तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शंस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं। इन दिस सेक्शंस, देखिएगा, इन दिस सेक्शन the tension in steel टेंशन इन स्टील का मतलब जो आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है, टेंशन इन स्टील, और ये वाला कंप्रेशन इन कंक्रीट है। टेंशन इन स्टील एंड कंप्रेशन इन कंक्रीट एंड कंप्रेशन इन कंक्रीट इज reach to its maximum permissible value, to simultaneously, इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है और जो आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील होता है वो साइमल्टेनियसली रीच करते हैं, एक साथ रीच करते हैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर। एक साथ कब रीच करेंगे, जब दोनों की पावर सेम होगी। तो इस कंडीशंस में हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास सिग्मा CBC इज इक्वल टू सिग्मा ST होगा। दोनों ही आपका क्या कर रहा है, दोनों ही मैक्सिमम रीच कर रहे हैं। तो इस कंडीशंस में हमारा जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोले तो XU इज इक्वल टू किसके होगा, आपके पास XU लिमिट के इक्वल होगा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये तो किसकी बात की हमने, बैलेंस सेक्शंस की, तो उसमें तो ये ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो अब हम देखते हैं दूसरा सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन।
ठीक है। तो इसके जो स्ट्रेन डायग्राम में किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है और जो आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस इन जो स्टील है वो क्या कर रहे हैं, अपना साइमल्टेनियसली रीच कर रहे हैं, मतलब एक साथ रीच कर रहे हैं। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। बट जब हम बात करते हैं आपके अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस में, तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस में क्या होता है कि अंडर मतलब अंडर रीइंफोर्स्ड, नाम में ही लिखा है अंडर रीइंफोर्समेंट, मतलब इसमें आपका जो स्टील की जो क्वांटिटी होती है वो आपकी कम होती है, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वही क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक रीच करेगा। तो यहाँ पे पहले कौन रीच करेगा सर? यहाँ पे पहले आपका स्टील रीच करेगा। ठीक है, टेंशन इन स्टील इज मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। तो ये भी आप पॉइंट्स यहां पर लिख सकते हैं। इन दिस सेक्शन the tension in steel to reach its maximum permissible value, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच जाती है। क्लियर है? यानी कि मतलब यहाँ पे जिसमें वो फेल हो रहा है, तो इसमें फेल ये क्या है, आपके पास टेंशन है, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास लेस देन 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES है, और जो आपके पास आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर होगा वो क्या रहेगा, वो आपके पास सेम रहेगा, 0.0035 रहेगा। क्लियर है? तो इस कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारा सर एक्सयू लिमिट था और जो एक्सयू था, एक्सयू बोले तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो क्या था सर आपका, सर इक्वल था। बट इस कंडीशंस में क्या होगा कि जो आपका सेक्शन होगा, अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, जो उसका एक्चुअल डेप्थ ऑफ जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो शिफ्ट करेगा। क्या वो सर शिफ्ट डाउनवर्ड करेगा या सर वो शिफ्ट अपवर्ड करेगा? तो शिफ्ट कैसा करेगा सर, आपका अपवर्ड शिफ्ट करेगा। तो अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो कुछ इस तरह से वो आपका शिफ्ट करेगा। तो ये आ जाएगा आपका दैट इज एक्स यू। और ये आप सभी जानते हैं, जो ये वाला है आपके पास, ये क्या था सर, मेरे पास एक्स यू लिमिट था। तो इस कंडीशंस में हम ये भी देख सकते हैं कि जो आपके पास एक्स यू है वो क्या है सर, देन लेस देन एक्स यू लिमिट है। वो क्या है सर, लेस देन एक्स यू लिमिट है। आप भी इसी तरह से इस डायग्राम को बना सकते हैं। ये आपका पास कुछ एरिया ऑफ स्टील है, वैसे तो मैंने बना दिया है बट कोई बात नहीं। क्लियर है? तो इसको आप मेंशन लिख दो, एरिया ऑफ स्टील है आपके पास, ये कंप्रेशन जोन है। इसको आप स्मॉल b भी लिख सकते हो, कैपिटल B भी लिख सकते हो। बेटर रहे अगर आप जब भी अपनी तैयारियां करें तो कुछ इस तरह की करें ताकि आपको बहुत सारी बुकों के क्वेश्चन ही ना लगाने पड़े, आपका कंसेप्ट एक ही बुक से कवर हो जाना चाहिए। क्लियर है? ये बात आपने ध्यान रखनी है। पहला तो आपको ये क्लियर हो गया कि जब सर हम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस की बात करते हैं तो सर स्टील में फेल होता है। स्टील में फेल क्यों होता है? क्योंकि सर उसमें स्टील की क्वांटिटी कम होती है। जब स्टील की क्वांटिटी कम होती है तो वही अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करता है। क्लियर है? और यहाँ पे जो उसका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो सर लेस देन होता है उसके लिमिटिंग डेप्थ से। क्लियर है? और जो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील होता है वो एरिया ऑफ स्टील आपका लेस देन होता है आपका बैलेंस सेक्शन से। देखिएगा बैलेंस सेक्शंस में हमने कितना एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया था, 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES, बट बैलेंस सेक्शंस में कितना है आपके पास, लेस देन 0.02। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ स्टील इज लेस देन एरिया ऑफ स्टील इन बैलेंस सेक्शंस। बैलेंस सेक्शंस क्लियर है? तो ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो गया और यही क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अपने ओवर रेनफोर्स सेक्शंस की बात करते हैं। नाम में ही लिखा है ओवर रेनफोर्स। ओवर मतलब यहाँ पर जरूरत से ज्यादा ही शरिया है। जब जरूरत से ज्यादा ही शरिया है तो ये किस में फेल हो रहा होगा, आपके कंक्रीट में फेल होगा। तो आप सभी जानते हैं कंक्रीट इन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में मैक्सिमम कितना जा सकता है, 0.0035 जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ये दिखा सकते हैं सर, ये भी यहाँ पे बता दें, वैसे ये आपके पास AST हो गया है, तो दैट इज AST हो गया, एरिया ऑफ स्टील। ये आपका कौन सा जोन हो गया है सर, कंप्रेशन जोन हो गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं ओवरऑल डेप्थ की बात करते हैं सर, या इफेक्टिव डेप्थ। सर हम इफेक्टिव
डेप्थ की बात करते हैं, और ये आपके पास स्मॉल बी लिखो या आपके पास कैपिटल बी भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इन दिस सेक्शंस में क्या होता है कि जो आपके पास कंप्रेशन इन कंक्रीट होता है वो क्या करता है, सबसे पहले रीच करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, आपका कंक्रीट ज्यादा है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, इन दिस सेक्शंस, इन दिस section, in this section the compression in concrete to reach its maximum permissible value, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास स्टील होगा वो क्या होगा सर, ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो इसका एरिया ऑफ स्टील होगा वो क्या होगा सर, आपके पास ज्यादा होगा। यहाँ तो लेस देन था, एरिया ऑफ स्टील इज मोर देन एरिया ऑफ स्टील इन बैलेंस सेक्शंस। किसकी बात कर रहे हैं हम? बैलेंस्ड सेक्शन की बात करें, क्योंकि बैलेंस में ज्यादा था किसके कंपेयर में, आपके अंडर रेनफोर्स के कंपेयर में। क्लियर है? तो ये चीज आपने यहाँ पर कवर कर ली है। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट, जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट पहले पहुंच रहा है। जब कंक्रीट आपका पहले पहुंच रहा है तो कंक्रीट में फेल होगा। जब कंक्रीट में फेल होगा तो सेक्शन कौन सा होगा सर, हमारे पास ओवर रेनफोर्स सेक्शंस होगा। तो आपके पास आंसर मिल गया है यहाँ पर मुझे, ए ओवर रेनफोर्स सेक्शंस मिल गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं, सर जब हम बैलेंस सेक्शंस की बात करते हैं तो बैलेंस सेक्शंस में क्या होता है, दोनों ही जोन, चाहे हम बात कर लेते हैं आपके परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट की या परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील की, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। जो आपका बैलेंस सेक्शन हो सकता है वो आपका क्या हो सकता है, वो सर आपका कंप्रेशन में भी फेल हो सकता है और आपका टेंशन में भी फेल हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं किसकी, अंडर रेनफोर्स सेक्शंस की, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन आपका किस में फेल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक पहुंच रहा है। तो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक कहां पहुंच रहा है, टेंशन में पहुंच रहा है, यानी कि स्टील में पहुंच रहा है। जब वो स्टील में पहुंच रहा है तो इस फेलियर को हम क्या बोलते हैं, स्टील क्या है आपके पास, डक्टाइल है, यानी कि इसको हम डक्टाइल फेलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टाइल फेलियर, डक्टाइल फेलियर बोलते हैं। डक्टाइल फेलियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टील क्या है सर, डक्टाइल है। डक्टाइल बोलो या फिर हम टेंशन फेलियर बोलते हैं, टेंशन फेलियर बोलते हैं। बट जब हम बात करते हैं किसकी, ओवर रेनफोर्स सेक्शंस की, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन किस में फेल हो रहा है, यानी कि किस में मैक्सिमम परमिसिबल तक पहुंच रहा है सर, कंक्रीट में। जब वो कंक्रीट का मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक पहुंच रहा है तो उसी में फेल होगा। तो कंक्रीट किस तरह का मटेरियल है, आपके पास एक ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल है तो इसी को किस में फेल हो रहा है, कंप्रेशन में फेल हो रहा है। तो इसका जो फेलियर है, इसका जो फेलियर है वो किस तरह का है सर, आपका कंप्रेशन फेलियर है। कैसा फेलियर है, कंप्रेशन फेलियर भी बोल सकते हैं हम इसी को, और इसी को आप क्या बोल सकते हैं सर, ब्रिटल फेलियर भी बोल सकते हैं, ब्रिटल फेलियर भी बोल सकते हैं। यार मैंने तो पूरे ही सेक्शंस आपको बता दी है, इससे बाहर तो कुछ पढ़ना ही नहीं होता है, चाहे आप थ्योरी लेक्चर्स भी कवर कर रहे हो। तो बेटर है अगर आपने पढ़ लिया है और अगर आपने साथ साथ छाप लिया है तो ज्यादा बेटर हो जाएगा डियर। क्लियर है? बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर इस कंडीशन में जो हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था वो क्या हुआ सर, अपवर्ड शिफ्ट हुआ। क्लियर है? बट जब ओवर रेनफोर्स सेक्शंस की बात करते हैं, जो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या सर, अपवर्ड शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। तो आपका क्या होता है सर, वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। तो कुछ इस तरह से शिफ्ट होता है, इस तरह से। तो दैट इज XU, और ये आपके पास क्या था सर, ये था XU लिमिट था। तो इस कंडीशंस में ये भी तो आप बता सकते थे कि सर हमारे पास XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट होता है, कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन XU लिमिट, यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। कौन सा आंसर था आपका सर, अंडर रेनफोर्स था, ओवर रेनफोर्स था। तो देखिएगा परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट पे जो पहले पहुंचा है वो आपके पास ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। बट आपके जो IS 456-2000 ने क्या बोला है कि आपको इसको डिजाइन ही नहीं करना है, ठीक है।
जब डिजाइन ही नहीं करना है तो आप इसको पढ़ना भी नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन किस में फेल हो रहा है? कंक्रीट में फेल हो रहा है। तो जब भी ये फेल होता है तो किसी भी प्रकार की आपको वार्निंग नहीं देता है। बट जब हम बात करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन को, जब आप डिजाइन करते हैं तो ये क्या करते हैं, आपको फेल होने से पहले चेतावनी दे देता है, वार्निंग दे देता है। या तो वो क्या करेगा, बैंड करेगा, थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा, या वहां पे आपको क्रैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शंस में वो आपका सडनली कोलैप्स हो जाता है, अचानक गिर जाता है, आपको पता ही नहीं लगता है। और जब अचानक गिर जाता है, फॉर एग्जांपल मैं एक रूम पे हूँ, अगर ये रूम अचानक ही क्या हो गया है, कोलैप्स हो जाएगा, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ दुर्घटना घटेगी भाई। तो ये क्या करता है, आपको किसी भी तरह की वार्निंग नहीं देता है बिफोर द फेलियर। बट जो आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ये फेलियर होने से पहले आपको चेतावनी देता है कि भाई मैं फेल होने वाला हूं, संभलना चाहते हो तो संभल लीजिएगा। क्लियर है? तो यही रीजन था कि IS 456 ने ओवर रेनफोर्स सेक्शंस को अवॉइड किया है। क्लियर है? तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन ही हुआ इसका आंसर, क्योंकि कंक्रीट पहले पहुंच रहा है। अंडर रेनफोर्स सेक्शंस में आपका स्टील पहले पहुंच रहा है, तो यहाँ पर स्टील कह सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ओवर है तो यहाँ पर आपका कंक्रीट पहले पहुंच रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वही क्वेश्चंस है, बिल्कुल हाँ एडिटेड क्वेश्चंस आ गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, as per IS 456, splitting tensile strength of concrete may be estimated from the compressive strength। कि हम जो डिफरेंट टाइप्स की कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ स्टडी करते थे, तो वहां पर एक हमारे पास स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी आता है। देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट्स को भी, काफी इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको हम FCT से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये जो आपके पास है, ये क्या है आपके पास, इट इज अंडर ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। ये पॉइंट पूछा जाता है कि जो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये किसके अंडर आता है, इट इज द अंडर ऑफ इनडायरेक्ट टेस्ट मेथड। कैसा मेथड है आपके पास, इनडायरेक्ट टेस्ट मेथड है। यहाँ पे जो आपका स्पेसिमन यूज किया जाता है, वो आपका क्या किया जाता है सर, सिलेंडर किया जाता है, ये काम का है। ठीक है? तो यहाँ पर हम सिलेंडर बना लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे क्या हो सकता है, सिलेंडर की स्पेसिफिकेशंस पूछ सकता है आपके पास। ठीक है? ये आपके पास सिलेंडर है, ये आपके पास क्या हो गया, इसका डाया हो गया है। ठीक है? ये आपके पास इसका डाया हो गया। क्लियर है? सिलेंडर की अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो यहाँ पे सिलेंडर की लेंथ कितनी होती है सर, आपके पास 300 mm होती है। सॉरी, यस 300 mm होती है। और अगर मैं इसकी डाया की बात करता हूं तो डाया कितना होता है सर, इसका 150 mm होता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो सिलेंडर का जो स्पेसिमन होती है उसकी डायमेंशंस क्या होती है आपके पास, तो आप दिखा सकते हैं 300 mm क्या हो सकती है, इसकी लेंथ होती है इनटू 150 mm इसका क्या होता है सर, डाया होता है। तो ये आपके पास लेंथ हो गई है और ये हमारे पास क्या हो गया है, डाया हो गया है। क्लियर है? अब क्या किया जाता है, आपका जो भी यहाँ पे कंक्रीट का जो सैंपल होगा है उसके अंदर आपको क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। फिल करने के बाद इस सिलेंडर को आप कहाँ ले जाते हैं, अपने कंपैक्टिंग टेस्टिंग मशीन्स पे ले जाते हैं। कंपैक्टिंग टेस्टिंग मशीन्स पे क्या करते हैं, आप इसके ऊपर ग्रेजुअली लोडिंग डालते रहते हैं। और जैसे ही आप ग्रेजुअली लोडिंग डालेंगे तो उसके बाद आप क्या करते हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर सिलेंडर डालेंगे। अरे भाई सिलेंडर नहीं डालेंगे, पहले आप अपना स्पेसिमन बनाएंगे सिलेंडर पे। जैसे ही स्पेसिमन बन जाएगा आप सिलेंडर की शेप का उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद आप उसको कहां पे ले जाएंगे, अपने कंपैक्टिंग टेस्टिंग मशीन्स के ऊपर ले जाएंगे और उसके ऊपर ग्रेजुअली धीरे धीरे लोड लगाएंगे और एक ऐसा स्टेज आएगा कि जहां पर उस पे क्या आएंगे, क्रैक्स क्रिएट होंगे। क्लियर है? तो आप देख लेना है कि कहां होंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नहीं पूछा जा रहा है, ये मैंने आपको थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ाया है कैसे इसको प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करना है। अभी जो काम का है वो देखिएगा। ठीक है? तो इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें ये होता है कि जो आपके पास स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आती है आपकी टेस्टिंग मशीन में, वो कितनी आती है सर मैथमेटिकली, वो आती है आपके पास 2p/πdl आती है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, आपका लोड लगेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना दोनों तरफ से ग्रेजुअली। ठीक है, अब FCT इज इक्वल टू 2P अपॉन पाई DL। बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू IS 456 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के मुताबिक जो आपके पास स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि FCT होती है, वो क्या होती है, 2/3 ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, FCR। और आप सभी मुझे बता सकते हैं कि जो सर मेरे पास FCR होती है, यानी कि क्या होती है सर FCR, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो इसके भी बहुत सारे नाम हैं, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हम और क्या बोल सकते हैं सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, अंडर बेंडिंग। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, क्रैकिंग स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं सर, क्रैकिंग स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। मैंने बहुत सारे नाम बताए इसको, और इसी को और क्या नाम दे सकते हैं सर, हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी इसको बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी हम इसका नाम दे सकते हैं। डियर क्लियर है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, FCR यानी कि मॉडुलस ऑफ रप्चर। कोई भी नाम आप याद रखो तो ये होता है 0.7 रूट ऑफ FCK होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो FCT इज इक्वल टू 2/3 कितना हुआ, 0.66 इंटू FCR कितना हुआ आपके पास, 0.7 रूट ऑफ FCK हुआ है। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा जरा कितना आता है, तो ये आता है आपके पास 0.66 इंटू 0.7, 0.462, 0.462 इज रूट ऑफ FCK। FCK क्या है हमारे पास, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जो किस में होती है हमारे पास, वो आपके पास न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो सकती है, और आपके पास kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकती है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो स्ट्रेंथ होती है आपके पास, ये 28 डेज स्ट्रेंथ होती है। 28 डेज में जो आपको स्ट्रेंथ गेन मिलती है, यहाँ पे कितनी मिलती है सर, आपके पास मोर देन 99% स्ट्रेंथ गेन हो जाती है आपकी विद इन 28 डेज के अंदर। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला तो 0.65 तो नहीं होती सर, तो सर हम 0.65 तो यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे 0.7 ये कौन सी होती है सर, ये तो आपके पास FCR होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है। क्लियर है, 0.75 भी नहीं होती सर, ये तो हमने देखी नहीं, ये 0.8 भी नहीं देखी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा यार कंफ्यूजन है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रेंथ तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास तो आंसर आया है 0.462। तो मैं आपको बताता हूं एक नोट पॉइंट क्या है कि जो आपके पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी बात कर रहे हैं हम अपने, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ लाइज बिटवीन और लाई करती है आपकी 0.50 आपके पास FCK से टू 0.625 FCR भाई, 0.5 FCR टू 0.62 FCR होती है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो किसके बीच में होती है, 0.50 FCR टू आपकी 0.62 FCK बराबर होती है, इक्वल होती है। क्लियर है, तो यहाँ पे तो कोई मेंशन दी गई है, तो इसका जो मार्क्स है वो सबको मिला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान रखना है, इसके जो मार्क्स मिले थे वो सबको कॉमन मार्क्स दिए गए थे। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है कि जो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो किसके अंडर आती है, आपके पास इनडायरेक्ट टेस्ट मेथड के अंदर आती है। यहाँ पे जो स्पेसिमेन यूज किया जाता है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब जो यहाँ पे FCT होता है आपके पास 2P अपॉन पाई DL होता है। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के, तो ये होता है आपके पास FCT इज इक्वल टू 2/3 ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपके पास 0.7 FCK होता है, रूट FCK होता है। ठीक है, और जो रूट FCK आपके पास होता है, जो FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है आपके पास एट ए 28 डेज की। नोट पॉइंट, जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो लाई करती है 0.50 फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टू 0.6
टू फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बीच में लाई करती है। तो इसके बीच में भी ये वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या टिक करेंगे, ये तो मुझे मेरी समझ से तो बाहर है भाई। क्लियर है? तो इसलिए इसका जो मार्क्स है वो कॉमन सभी को दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट कोडल बेस्ड क्वेश्चंस है कि एज पर IS 4562,000 इन द एब्सेंस ऑफ स्टील, in the absence of test data, the approximate value of the total strain for the design may be। अगर हम बात करते हैं IS 4562,000 की in the absence of test data, जो आपके पास approximate value होती है total strain की डिजाइन में, वो कितनी होती है 0.003 होती है आपके पास। ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है। ये जो 0 पॉइंट यहाँ पे 00 बहुत बार ये 0.003 भी लिखा होगा आपके पास, तो यहाँ पे स्टूडेंट टिक करता है। आपको अगर मैं ये ऑप्शन 2 की जगह 3 लिखता तो स्टूडेंट जल्दबाजी में इसका आंसर ये लगा देता है सी। तो बेटर है कि आप क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, देख के आप टिक कर रहे हो, बट इस ऑप्शन को मैं और कॉम्प्लिकेट बना सकता था 0.003 करके। क्लियर है? तो यहां से जो मेरा राइट आंसर बन गया हो मेरे पास डी इसका राइट आंसर बन गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने आज बहुत अच्छे से किया होगा क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था वो इसी के बेस्ड पे था। देखिएगा, इन द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इज लेस देन, कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका जो AST है वो क्या है सर आपका लेस देन है रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस सेक्शन, यानी कि AST बैलेंस सेक्शन से कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यही कुछ बोला है उसने। देन द RCC बीम इज कॉल्ड, तो आपको देखना था कि AST इज लेस देन AST बैलेंस, इस सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अंडर रेनफोर्स सेक्शंस बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी दूसरी की, जो AST इज इक्वल टू AST लिमिटिंग, तो इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसको आप बैलेंस सेक्शंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शंस बोलते हैं। और अगर सर आपके पास AST इज मोर देन AST बैलेंस्ड, तो इसको क्या बोलते हैं सर, हम इसको हम ओवर रेनफोर्स सेक्शंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं सर, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शंस बोलते हैं। तो देखिएगा कंसेप्ट क्लियर हुआ है बिल्कुल। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो आपका सी आंसर यहाँ पर हो गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर कि जो AST होता है वो लेस देन होता है यहाँ पर AST बैलेंस। भी याद रख सकते हैं आप। और क्या होता है सर यहाँ पर कि जो आपके पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो लेस देन होता है यहाँ पर XU लिमिट से। क्लियर है? अब जब यहाँ पे स्टील कम है यानी कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो यहाँ पे जो फेलियर आते हैं वो कैसे फेलियर आते हैं, डक्टाइल फेलियर आते हैं। डक्टाइल फेलियर आते हैं या आप इसको टेंशन फेलियर बोल सकते हैं। स्टील में फेल हो रहा है, डक्टाइल फेलियर या टेंशन फेलियर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्वेश्चंस क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट कि माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर कन्फॉर्म्स टू। सबसे पहले जो आपका माइल्ड स्टील होता है, एक माइल्ड स्टील होता है भाई, पहले समझिएगा। एक हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं और एक हम HYSD की बात करते हैं, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। जो माइल्ड स्टील होता है उसमें आपके पास Fe250 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आता है। Fe250 ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं भाई, ग्रेड ऑफ स्टील आता है। ठीक है? बट जब हम बात करते हैं HYSD में, तो सर इसमें आपके पास Fe415 आता है और आपके पास Fe500 आता है, यानी कि दिस इज द ग्रेड ऑफ स्टील ही है ये भी आपके पास एक। ठीक है? तो मोस्टली जो आपके पास स्टील के जो ग्रेड देखे गए हैं मार्केट में, वो Fe250, Fe415, Fe500। अब तो मार्केट में आपके पास अवेलेबल 550 भी हो गया है, आपके पास 600 भी हो गया है, 650 भी हो गया है, कुछ इस तरह से भी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो आपके कोड बताने हैं, तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, IS 432 की बात करते हैं। क्वेश्चंस में ही चलेंगे हम IS 432। जो आपके पास IS 432 है, ये आपको किस स्टील को जस्टिफाइड करता है, ये आपके माइल्ड स्टील को जस्टिफाइड करता है और आपके मीडियम स्टील बार को जस्टिफाइड करता है। यानी कि उसकी पूरी आपके पास स्पेसिफिकेशंस मिलेगी IS 432
किस किस की सर? एक तो आपके पास माइल्ड स्टील की मिलने वाली है और दूसरी आपके पास मीडियम स्टील बार की मिलने वाली है। मीडियम स्टील बार की मिलने वाली है, ठीक है, पहला कोड। दूसरा कोड की बात करें हम IS 1566। अब हम बात करते हैं IS 1566। ये तो सभी जानते हैं कि जो पहला नंबर शो करता है वो आपका कंट्री का नंबर शो करता है। IS बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड। जो 432 है वो नंबर है जिसमें आपके पास जो भी मटेरियल्स होगा उसकी क्या दी होगी? फुल स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे मटेरियल में माइल्ड और मीडियम स्टील है, इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको कहाँ मिलेगी? IS 432 नंबर्स में मिलेगी। अब हम बात करते हैं IS 1566 की। तो ये किसका है? ये सर आपके पास हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक का है। ये किसका है सर? हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक। ठीक है, ये रख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं IS 1786, तो ये किसका है? ये हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार का है। IS 1786 ये किसका है? हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार का है। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार HYSD में आता है आपके पास FE 415 और आपके पास FE 500। माइल्ड स्टील में आता है आपके पास FE 250 आता है। क्लियर है? उसके बाद हम लास्ट देखते हैं IS 2062। IS 2062, तो IS 2062 किसका कोड है यहाँ पर आपके पास? ये आपके पास A ग्रेड स्ट्रक्चरल स्टील का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किससे पूछा था? आपसे तो माइल्ड स्टील का पूछा था। तो माइल्ड स्टील का क्या है सर? IS 432 है। तो आपको मैंने चारों ही बता दिया है। वैसे तो मैंने यार एक लेक्चर्स आपको लिया था, पहला मेरा इंट्रोडक्टिव लेक्चर था और जो दूसरा लेक्चर्स हमने कवर किया था RCC के अंदर, उसमें मैंने ये चीजें आपको सारी बताई है जो आपके इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है। तो आपने अगर उस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चंस पे आप कोई गलती नहीं करेंगे। बट मैंने आपको तब भी बता दिया, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी हमने यहाँ पर रिवाइज कर दिया। अगर मैं बात करता हूँ इन चारों ही कोड की, तो ये किसके कोड है? इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख देते हैं आप, इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन फॉर रेनफोर्समेंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है आपके किसके? रेनफोर्समेंट के। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन यार क्वेश्चंस भी रिपीटेड है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमारा और रिपीट हो जाएगा कि द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट दैट इज नीडेड इन 1 मीटर क्यूब रेनफोर्स कंक्रीट। किसकी बात कर रहा है? रेनफोर्स कंक्रीट की बात कर रहा है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है PCC के लिए, ठीक है, विच इज एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन। कैसी है वो? एक्सपोज टू सी है वेदर कंडीशन। तो कितना लगेगा सर? यहाँ पे 200 लगेगा, 300 लगेगा, 250 लगेगा, आपके पास 300 लगेगा या 350 लगेगा। तो देखते हैं, हम अपनी एक्सपोजर कैटेगरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम माइल्ड देखते हैं। माइल्ड में हम कौन सी कंडीशंस आती है आपके पास सर? ये नॉर्मल कंडीशंस आती है। कौन सी कंडीशन आती है आपके पास? नॉर्मल कंडीशन आती है। और जब नॉर्मल कंडीशन आती है तो ये जो आपके पास ये टेबल है नॉर्मल ही कंडीशंस का रहता है। नॉर्मल मतलब आपके पास मिनिमम क्वांटिटी को फुलफिल कर रहा होता है। जहां पर जो आप मैक्सिमम जो एग्रीगेट साइज यूज कर रहे होंगे वो आप 20 mm का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? उसके लिए आपका टेबल है। माइल्ड्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप नॉर्मल बोल सकते हैं। माइल्ड के बाद हम बात करते हैं आपके पास मॉडरेट की। तो मॉडरेट में क्या रहता है आपके पास? यहाँ पर रहता है सर अल्टरनेटिंग वेटिंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां पर क्या रहता है आपके पास बर्फ का पिघलना और जमना रहता है। उसके बाद हम सीवियर कंडीशंस की बात करते हैं। सीवियर कंडीशंस में क्या आता है कि कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर्स, कंप्लीटली इमर्स्ड
सी वाटर। तो यही तो उसने पूछा है आपके पास कि वो आपका क्या है, एक्सपोज टू सी वेदर है। वैसे तो एक्सपोज टू सी वेदर में आपके पास वेरी सीवियर भी रह सकता है, वेरी सीवियर। तो वेरी सीवियर क्या होता है आपके पास, सी वाटर स्प्रे, वाटर स्प्रे। और आपके पास लास्ट में रहता है एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम में रहेगा आपके पास दैट इज टाइडल जोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, मिनिमम ग्रेड। मिनिमम ग्रेड में मैं दोनों के बताऊंगा आपके पास, यहाँ पे आरसीसी का भी बता दूंगा और पीसीसी का भी बता दूंगा। आपने मुझे कमेंट करके देखना है कि जो मिनिमम ग्रेड आपका, हम सॉरी मिनिमम सीमेंट कंटेंट की बात करेंगे, मैं यहाँ पे आरसीसी का बताऊंगा, आपको पीसीसी का मुझे बताना है। क्लियर है? तो देखिएगा, मिनिमम जो ग्रेड हम माइल्ड में यूज करते हैं आरसीसी का, वो रहता है सर M20, बट पीसीसी ने कोई मेंशन नहीं किया है। अगर आरसीसी का मॉडरेट में देखते हैं तो 25, जबकि यहाँ पे माइल्ड में रहता है 15। ठीक है, जब हम सीवियर की बात करते हैं तो आरसीसी का ग्रेड रहता है 30, और जबकि हम बात कर लेते हैं पीसीसी की तो रहता है सर M20। अगर हम बात कर लेते हैं वेरी सीवियर की, तो वेरी सीवियर में जो आरसीसी का ग्रेड रहता है वो 30 रहता है, जबकि पीसीसी का आपके पास M25 रहता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम में, सॉरी 35, ये दो बारी हो गया है, यहाँ पर 35 ही आएगा भाई, 30 एंड 35 है। अगर हम बात करते हैं इसमें तो M40 रहेगा आरसीसी का, और इसमें कितना रहेगा सर, M30 रहेगा। क्लियर है? तो अगर आपको एक्सपोज टू सी बोल रहा है रेनफोर्स में, तो आपको कौन सी बात कर रहा है, या तो सीवियर की बात कर रहा होगा या फिर वो वेरी सीवियर की बात कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम सीमेंट का जो क्वांटिटी रहेगी आरसीसी की, माइल्ड के लिए कितनी रहती है सर, 300 kg पर मीटर क्यूब रहती है। सर मॉडरेट में भी हमारे पास इतनी ही रहती है, और जबकि आपके पास सीवियर में 320 रहती है, और जबकि आपके पास वेरी सीवियर में 340 रहती है, और आपके पास टाइडल जोन में 360 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या होगा, तो 200 कभी हो नहीं सकता है, 250 भी कभी हो नहीं सकता है, लाई करेगा 320 to 340 इन बिटवीन। तो ये भी नहीं हो सकता है, 300 भी नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे किसका बताइएगा, आप मुझे पीसीसी का यहाँ पे नोट डाउन करके बताइएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्कुलर सरफेस। आपको कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस बताना है किसके लिए, सर्कुलर सरफेस के लिए। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के सरफेस होते हैं, टाइप्स ऑफ सरफेस। तो देखिएगा यहाँ पर एक टेबल में आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ सरफेस, और जो आपके पास यहाँ पर दूसरा कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा सर, वो बनेगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास, अगर हमारे पास पहला कि अगर आपके पास सरफेस कैसा हो, स्क्वायर हो, स्क्वायर हो, या फिर आपके पास रेक्टेंगुलर हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस। और दूसरा हो सकता है कि अगर सर हमारे पास कैसा हो, सर्कुलर हो, और तीसरा कैसा हो सर आपके पास, क्योंकि दो तो आपके पास हो गए, एक और है टेबल में आपके पास, तीसरा हो सकता है हमारे पास सिलेंड्रिकल शाफ्ट, सिलेंड्रिकल शाफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो बताना है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करता हूं आपके किसकी सर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की, तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का जो कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस होता है सर 1 होता है। सर्कुलर की बात करते हैं तो आपके पास 2/3 होता है। अगर मैं सिलेंड्रिकल शाफ्ट की बात करता हूं तो सिलेंड्रिकल शाफ्ट में कितना होता है सर ये, तो सिलेंड्रिकल शाफ्ट का होता है आपके पास 0.5 से 0.75, 0.75। क्लियर है? 2/3 बोले तो 0.66। यही क्वेश्चंस आपको आ सकता है कि इनमें से बताइएगा कि सबसे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस किसका होता है, तो स्क्वायर का आपके पास सबसे मैक्सिमम होता है, और सबसे कम किसका होता है, सबसे लीस्ट आपके पास इसी का होता है। सॉरी, वैसे तो लिस्ट में हमारे पास ये आते हैं दोनों, पर अगर हम देखें तो आपका सबसे लिस्ट किसका होता है, आपका इसी का होता है। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्योंकि इसका तो 7.5 तक भी चला जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो आपका ए आंसर हो गया है। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स अपॉन। आपको क्या बताना है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है आपको किसमें, बैलेंस सेक्शंस में। तो इस कंडीशंस में हम क्या करते थे कि जब भी हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते थे तो देखिएगा यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील बोलो या फिर आप बोल सकते हैं लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। तो इस कंडीशंस में हम क्या कैसे निकालते थे, तो आपके पास करते थे कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। कंप्रेशन क्या था सर 0.36 आपके पास FC के बी XU लिमिट, या तो XU लिमिट होगा या XU मैक्स होगा, इज इक्वल टू टेंशन। टेंशन क्या था 0.87 FY इज AST लिमिटिंग था। तो यहां से आप क्या निकाल सकते थे सर, AST लिमिटिंग निकाल लेंगे। तो जब हम AST लिमिटिंग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे तो ये क्या हो जाता था आपके पास 0.36 FC के बी XU लिमिट डिवाइडेड बाय 0.87 FY, ये था यहाँ पर। क्लियर है। अब क्या करना पड़ता था आप इसको, अगर हम इसको AST लिमिटिंग, AST आ गया आपके पास तो ये, बट अब हमें क्या करना पड़ता था, इसी इक्वेशंस को D से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता था और D से ही इसको डिवाइड करना पड़ता था। तो आप इसको क्या कर दीजिएगा सर, D से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा और D से ही इसको डिवाइड कीजिएगा। क्लियर है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, AST लिमिटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो जब AST लिमिटिंग आ जाएगा आपके पास तो क्या आया सर, AST लिमिटिंग जो आया आपके पास, ये आया, देख लेते हैं यहाँ पर 0.36 FC के इज बी XU लिमिट बाय D, और ये आपके पास D आया है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। बट अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू PT लिमिट की परसेंटेज हो या लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कोड, तो क्या होता है आपके पास, वो होता है सर AST लिमिटिंग, AST लिमिटिंग डिवाइडेड बाय B इन D इंटू 100 होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, AST लिमिटिंग आपने निकाला था। तो यहाँ से क्या हो जाता है सर आपका, यहाँ से सर BD था, यहाँ से भी B था और AD कैंसिल हो गया है, या पूरा इसको देख लेते थे, हम देख सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो PT लिमिटिंग यहाँ पे देखिएगा, PT लिमिटिंग आपके पास AST लिमिटिंग कितना था सर, ये था 0.36 FC के XU लिमिट डिवाइडेड बाय D इंटू BD, कुछ यही था आपके पास ऊपर, बिल्कुल था यही। क्लियर है, डिवाइडेड बाय BD इंटू 100, कुछ इसी तरह से आपके पास हो गया है सर। यस सर, हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाय भी तो कर दो भाई आप, डिवाइडेड बाय 0.87 FY। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर दीजिएगा आप, डिवाइडेड बाय 0.87 FY। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपने क्या किया, BD से BD आपका कैंसिल हो गया है। क्लियर है। तो यहाँ से जो फाइनल आपके पास आया दैट इज PT लिमिटिंग, वो कितना आया सर आपके पास 0.36 FC के XU लिमिट डिवाइडेड बाय D अपॉन 0.87 FY। ठीक है, तो ये आया है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो सॉल्व कीजिएगा इसको, 0.36 इन डिवाइडेड बाय 0.87 आपके पास इनटू 100 कितना आ रहा है 41.37। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 41.37 FC के डिवाइडेड बाय FY इनटू आपके पास XU लिमिट डिवाइडेड बाय D आ गया है। तो ये आपके पास फाइनल रिलेशंस आ गया। कुछ भी नहीं किया है कि जब हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं बैलेंस सेक्शन में तो उसमें क्या करते हैं, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन करते हैं। तो कंप्रेशन क्या होता है 0.36 FC के बी XU लिमिट होता है इज इक्वल टू टेंशन 0.87 FY AST लिमिटिंग।
ठीक है। AST लिमिटिंग जब हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.36 FCKB XU लिमिट डिवाइड बाय 0.87 F5। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको D से ही डिवाइड करना पड़ेगा और D से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाता है। तो मैं जानता हूं कि जो मेरे पास PT परसेंटेज ऑफ स्टील लिमिटिंग होता है वो क्या होता है, AST लिमिटिंग डिवाइडेड बाय BD इंटू 100 होता है। तो यहाँ पर AST लिमिटिंग तो मैंने निकाल दिया था, तो AST लिमिटिंग आ गया, BD से BD आपका कैंसिल हो गया है। तो फाइनल क्या आपके पास 41.37 FCK बाई F5 इंटू XU लिमिट डिवाइडेड बाय D आया है। तो यहाँ पे जो मेरा परसेंटेज ऑफ स्टील है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सो FCK बोले तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, FCK बोले तो सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे कर रहा है। और दूसरा FY क्या है सर मेरे पास, FY आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ बोलो, आप यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बोलो या ग्रेड ऑफ स्टील बोलो। तो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बोल देता हूं। तो देखिएगा, तो जो आपका यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील है बैलेंस सेक्शन में वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दैट इज FCK पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पे यानी कि आपका FY पर डिपेंड कर रहा है डियर। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, ओनली B तो नहीं हो सकता है, A B एंड D, और आपके पास A और B तो है, तो यहाँ पर A की पॉसिबिलिटी तो ज्यादा बन रही है। और दूसरा बोल रहा है ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन, तो यस ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन भी हो जाएगा क्योंकि एक लगाना पड़ेगा, तो आपके पास ये भी हो गया है। तो ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन मतलब कि जो आपका सेक्शन है वो कैसा है सर, बैलेंस है। तो बैलेंस के लिए हमने उसको क्या किया था, D से ही मल्टीप्लाई और D से ही डिवाइड कर दिया है, तो मुझे अपने बैलेंस सेक्शन का AST लिमिटिंग मिल गया था। क्लियर है। तो इस तरह से मेरे को इसका आंसर भी मिल गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस द वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15 रेस्पेक्टिवली। जब हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की और लिमिट स्टेट मेथड में, जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं तो उसमें हम सिर्फ मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखते हैं, बट जब हम क्या करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेक करते हैं तो उसकी हम मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी चेक करते हैं और उसके मतलब लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेक करते हैं, यानी कि मतलब ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट की दोनों की फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक की जाती है डियर। तो यहाँ पे देखिएगा हम पहले बात करेंगे किसकी, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख देता हूँ, मैं कॉलम बना देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ सर मटेरियल में आपके पास ये कंक्रीट हो गया है। यहाँ पहले मेथड लिख देते हैं, मेथड में WSM आ गया आपके पास और लास्ट में आपके पास LSM आ गया। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी में किसकी बात करेंगे सर, हम कंक्रीट की करेंगे। कंक्रीट के बाद हम सर किसकी करेंगे, आपके स्टील की करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितनी होती है, कंक्रीट की 3 होती है और स्टील की कितनी होती है 1.78 होती है। उसी तरह से LSM की बात करते हैं, कंक्रीट की 1.5 होती है जबकि स्टील की कितनी होती है सर 1.15 होती है। अब रीजन ये है कि सर जो कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो ज्यादा होती है। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं LSM की। तो LSM में मैं क्या लिखूंगा कि जो कंक्रीट होता है आपके पास, देखिएगा कंक्रीट का जो पार्शियली को मैं P लिख रहा हूं, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी PFOS, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज मोर देन स्टील की पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ज्यादा होती है। क्लियर है, बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है सर, ये भी मैंने रीजन आपको पहले बताया है, क्योंकि जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट का जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो गुड नहीं होता है, क्वालिटी कंट्रोल गुड नहीं होता है, क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट गुड। सर किसकी क्वालिटी बोल रहे हैं आप, अरे बाबा मटेरियल की क्वालिटी बोल रहे हैं, पहले भी बता चुका हूं नॉट गुड। बट अगर हम बात करते हैं इसकी जो क्वालिटी कंट्रोल होती है मटेरियल की, क्वालिटी कंट्रोल जो होती है आपके मटेरियल की इज गुड होती है। क्लियर है। जब इसकी क्वालिटी कंट्रोल गुड नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड इन साइट, ये साइट पे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी, आपके कंक्रीट की, सॉरी स्टील की, तो इसको कहां पे प्रिपेयर किया जाता है सर, इसको या तो लैब में फील्ड
लैब में प्रिपेयर किया जाता है। और आप जब लैब में काम कर रहे हो तो वहां पे आपका प्रॉपर तरीके से होता है। हो सकता है साइट में जब आपने क्या किया होगा, कंक्रीट की प्रपोर्शंस की होगी, तो आपने उसका अच्छे से उसको टैंप नहीं किया होगा, अच्छे से उसकी प्लेसिंग नहीं की होगी, आपने उसकी कंक्रीटिंग की क्यूरिंग नहीं की होगी, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आपका वहां पर वो जो आपका कंक्रीट है वो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ वहां पे आपका प्रोपोर्शंस में कमी आ सकती है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिससे क्या हो सकता है, आपकी कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ क्वालिटी हो सकती है, उसका जो मटेरियल हो सकता है वो अच्छा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, जो कंक्रीट की जो आपके पास पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है उसको हम ज्यादा लेते हैं। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एलएसएम की बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो यही बोल रहा है कि कंक्रीट इज हेट्रोजेनियस व्हाइल स्टील इज होमोजेनियस। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा भाई, क्योंकि ये जो कंक्रीट और स्टील होते हैं ये दोनों ही सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं। क्लियर है? अगर एक आपके पास हीट्रो हो गया, होमो हो गया, नहीं। दूसरा, वैसे ये भी सही है, ठीक है, द कंट्रोल ऑन द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट गुड एज दैट ऑफ स्टील। क्लियर है? तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है कि कंक्रीट इज हेट्रोजेनियस व्हाइल स्टील इज होमोजेनियस। तो ये तो कोई रीजन नहीं है इसका। द कंट्रोल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट गुड एज दैट ऑफ स्टील। यस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर। क्लियर है? दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द assumptions दैट प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेन्स नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग। क्या बोल रहा है, assumptions में क्या बोल रहा है आपके पास, assumptions में बोल रहा है आपके पास द प्लेन सेक्शन कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल प्लेन है, नॉर्मल प्लेन है बिफोर बेंडिंग रिमेन्स नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ है कि जो आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो डायग्राम था वो कैसा था, लीनियर था। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे ले चलता हूं कि मान लेते हैं कोई भी बीम है, जब बीम के ऊपर लोड आएगा तो बीम क्या करेगा, आपका बेंड करेगा। बट जो उसका जो प्लेन है वो प्लेन अभी तो वैसे था, जब उसके ऊपर लोड नहीं आ रहा तो वर्टिकल था प्लेन, बट जब लोड आया तो बीम आपका बेंड किया होगा। बट जो ये आपके पास प्लेन सरफेस है ये प्लेन का प्लेन ही रहा है, सिर्फ इसने टिल्ट किया है, सिर्फ वो आपका वर्टिकल से कैसे हो गया सर, वो इंक्लाइन हो गया है। बट वो अभी भी कैसे रहा सर, आपका लीनियर रहा। मतलब आपके पास स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा रहा, आपका लीनियर रहा। तो ये जो वाली जो एजम्पशंस थी हमारे पास ये वैलिड थी दोनों ही केस में। आपके वर्किंग स्ट्रेस साहब ने भी यही बोला और आपके लिमिट स्टेट्स ने भी यही बोला। तो ये जो एजम्पशंस है, दिस assumptions is valid both LSM and WSM में है। बट क्या है, डीप बीम में ये एजम्पशंस वैलिड नहीं है। ये भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट्स यहां पे लिख देता हूं। बट दिस assumptions is not valid for deep beam. बट ये आपकी डीप बीम में ये एजम्पशंस वैलिड ही नहीं है। सर क्यों नहीं है वैलिड, क्योंकि उसमें क्या होता है, डेप्थ इज मोर एज कंपेयर टू स्पैन। क्योंकि वहां पे क्या होता है सर, डेप्थ इज मोर एज कंपेयर्ड टू स्पैन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं हम डिस्कस करेंगे, आपको सिर्फ जो क्लियर हो जाएंगे। मान लेते हैं आपके पास ये कोई बीम था, ठीक है। अब यहां पे क्या था कि जब ये बीम था तो इसका जो प्लेन सरफेस की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल कैसा था सर, आपके पास वर्टिकली था। प्लेन सरफेस कैसा था आपके पास, वर्टिकली था। तो मैं यहाँ पे बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं, कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेक्शंस बनाना चाहूँ इसका, तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया। अगर मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहता हूँ, आपका स्ट्रेस डायग्राम बनाना चाहता हूँ,
तो अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता था सर आप सभी के पास? सर 0.00 आपके 2 तक तो पैराबोला बनता था, उसके बाद कैसा बनता था सर आपके पास लीनियर बनता था। ये तो आपके पास क्या था सर? स्ट्रेस डायग्राम था। बट अगर मैं बात करता हूं इसके स्ट्रेन डायग्राम की, तो स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनता था सर? जो आपने पढ़ा है सर वो लीनियर बनता था। पहले तो एजिटेड आपका वर्टिकल था, लोड होने के बाद वो कैसा हुआ? थोड़ा इंक्लाइंड हुआ, बट कैसा बना आपके पास? लीनियर बना। तो यहाँ पे भी तो कंडीशन कुछ ऐसे ही थी कि अब जब ये बीम बेंड करेगा तो ये पहले तो आपका ऐसा था, बट जब इसके ऊपर लोड आया, लोड होने के बाद यहाँ पे क्या आया होगा? कुछ इस तरह का वो आया होगा। तो यहाँ पे जो आपका प्लेन सरफेस था, देखना प्लेन सरफेस आपका वर्टिकल था तो होना तो यहाँ चाहिए था, बट ये प्लेन ना होकर ये क्या हो गया आपके पास? इंक्लाइंड हो गया है कुछ इस तरह से। बट अभी भी तो प्लेन ही रहा है, तो वही है आपके पास। तो ये आपके पास क्या था सर? स्ट्रेस डायग्राम था आपके पास, जो मैंने आपको बताया था, और ये आपके पास स्ट्रेन डायग्राम था। स्ट्रेन डायग्राम था, और जो स्ट्रेन डायग्राम था वो आपके पास कैसा था सर? वो आपके पास लीनियर था। और अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम की बात करूंगा सर, वो कैसा था आपका? पैराबोलिक था, पैराबोलिक था एंड आपका लीनियर था। कैसा था? पैराबोलिक एंड लीनियर था। तो ये जो आपके पास पहली एजम्पशंस है कि जो आपका प्लेन सेक्शन है रिमेन सेम बिफोर आफ्टर बेंडिंग। क्लियर है कि वो सेम रहता है, आपके बेंड होने से पहले भी आपका कैसा था सर? प्लेन था, और आफ्टर बेंडिंग होने के बाद भी प्लेन था। तो दिस एजम्पशन, इस एजम्पशंस का मतलब क्या है? इट मींस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। इसका मतलब है कि जो आपके पास स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास लीनियर है या कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओनली इन द वर्किंग स्ट्रेस? नो सर। ओनली इन द लिमिट स्टेट? नो सर। बोथ में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास? सी हो गया। बट किस में वैलिड नहीं है? आपके डीप बीम में वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि सर डेप्थ उसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पैन। क्लियर है? तो ये भी आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चंस आपको आगे आएगा तो हम वहां पे इसको ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे। पर पढ़ लेते हैं कि while estimating a reinforced cement structures the omitted cover of concrete is assumed। कि जो आपके पास आरसीसी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम ओमेटेड कवर कंक्रीट एज्यूम करते हो। कितना एज्यूम करते हैं? कि एट द एंड ऑफ रीइंफोर्स्ड बार नॉट लेस देन 15 mm, कि जब आपके पास रीइंफोर्समेंट बार 15 mm से कम नहीं हो और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार, तो उस कंडीशंस में आपको क्या देना होता है? ओमिटिंग कर्व प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि ओमिटेड कर्व इज प्रोवाइड। तो सही है। सेकंड बोल रहा है कि इन ए थिन स्लैब, जब हम थिन स्लैब की बात करते हैं और 12 mm का डायमीटर हमने वहां पे यूज किया है, तो उस कंडीशंस में हम क्या लेंगे? उसका ओमिटेड कवर क्या लेंगे? इन दोनों से अबव लेंगे। तो ये भी सही है आपके पास। अगर हम बात करते हैं आपके सी ऑप्शंस की, तो सी ऑप्शंस में क्या बोला है? फॉर रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन ए बीम 25 mm और डायमीटर ऑफ टारगेट बार विच एवर इज मोर। बिल्कुल सही, ये भी आपके पास सही है। तो यहाँ पर आपके पास ये तीनों ही सही है, ये आपके पास राइट आंसर है। ये आपको ज्यादा समझ आएगा जब मैं आपको स्लैब वाले और बीम वाले क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगा, वहां पे इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो ये बात आपके हो गया है। नेक्स्ट, according to Whitney's theory, the maximum depth of concrete stress blocks in a balanced RCC beam section of depth is। very good questions है। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर आपके विटनीज थ्योरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? विटनीज थ्योरी। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हुआ कि सर हमने तो पूरी आरसीसी के अंदर कोई विटनीज थ्योरी पढ़ी ही नहीं है। अरे पढ़ी नहीं है तो जरा समझ तो लीजिएगा। विटनीज थ्योरी अभी पढ़ी है। विटनीज थ्योरी को क्या बोल सकते हैं हम? इसको हम अल्टीमेट लोड मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो नोन एज अल्टीमेट लोड मेथड बोलते हैं। अब तो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि सर आपके पास 3 मेथड है, 3 मेथड्स होते हैं आपके पास। एक होता है सर मेरे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और एक होता है आपके पास अल्टीमेट लोड मेथड,
और एक होता है सर मेरे पास लिमिट स्टेट मेथड होता है। क्लियर है? कुछ इसी तरह से आपने पढ़े हैं वर्किंग स्टेट, अल्टीमेट और लिमिट स्टेट मेथड। क्लियर है? आज हम बात करेंगे आपके अल्टीमेट लोड मेथड्स की बात करेंगे। जब हम अल्टीमेट लोड मेथड्स की बात करेंगे तो देखिएगा इस कंडीशन में हम एक सेक्शंस डिजाइन कर लेते हैं। हालांकि वैसे तो मैं दोनों सेक्शन आपको एक साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा तो आप समझिएगा। मान लेते हैं हमने कोई एक बीम डिजाइन किया है एज ए सिंगली रेनफोर्स्ड। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं लोड थ्योरी की बात कर रहा हूं। तो ये आपके पास कुछ एरिया ऑफ स्टील होगा, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि सिंगली रेनफोर्समेंट है। और ये आपके पास क्या हो गया सर? ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ हो गई है। और ये मेरे पास क्या हो गया है? B इज इक्वल टू कैपिटल B, इफेक्टिव विड्थ हो गया है। क्लियर है? तो मैं क्या बनाना चाहूंगा यहाँ पर? इसका आपके पास स्ट्रेस डायग्राम बनाना चाहूंगा। तो स्ट्रेस डायग्राम आपके पास कैसे बनता है वो देखिएगा जो मैंने आपको पास पीछे प्रीवियस में दिखाया था, पहले मैं उसकी बात करूंगा, अल्टीमेट मेथड की बात करूंगा, तो तभी आपको ये समझ आएगा। तो सर ये रहता था आपके पास, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो सर आपका 0.002 तक तो पैराबोला रहता था, उसके बाद सर कैसा रहता था? लीनियर रहता था। तो ये आपके पास पैराबोला रहता था, पैराबोलिक रहता था, और ये आपके पास लीनियर रहता था। ठीक है, ये इसने कुछ कहा है। क्लियर है? बट जब हम बात किसकी करते हैं आपके अकॉर्डिंग टू, ये तो है आपका एलएसएम मेथड के अकॉर्डिंग, एलएसएम के अकॉर्डिंग था। बट वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे जब हम, तो उस पे देखिएगा आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड के, सॉरी अल्टीमेट लोड मेथड के अकॉर्डिंग। तो अल्टीमेट लोड मेथड के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका, ये हो गया आपके पास यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ हो गया है, ये आपके पास यहाँ पर B और कैपिटल B हो गया है। ठीक है, कैपिटल B कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? न्यूट्रल एक्सिस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम फिर अब समझिएगा, अब समझने का यहाँ पर, तो अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पर किस थ्योरी ने, आपकी अल्टीमेट लोड थ्योरी ने क्या बोला है कि जो इसका स्ट्रेस डायग्राम रहेगा वो होल पैराबोला रहेगा। वो कैसा रहेगा सर? आपके पास पूरा का पूरा पैराबोला रहेगा। कैसा रहेगा सर? पूरा का पूरा पैराबोला। तो ये आपके पास पैराबोलिक है। कैसा है सर? आपके पास पैराबोलिक है, उसने कहा है। और यहाँ पे जो आपके पास आउटर मोस्ट में जो कंप्रेशन फाइबर होगा एट ए कंक्रीट में, वो मैक्सिमम कितना होगा आपके पास? K इंटू FCK होगा। ठीक है, K इंटू FCK। अब यहाँ पे क्या किया है थोड़ा सा, अब कोड ने इसको क्या किया? ड्राइव किया। और कोड ने जब इसको ड्राइव किया तो इसको क्या बना दिया है? इस सेक्शंस को कुछ उसने एज ए रेक्टेंगुलर बना दिया है। क्या बना दिया है? इसको एज ए, ये आपका यहाँ पे कंप्रेशन है, ये आपका टेंशन है, यहाँ पे भी ये आपका कंप्रेशन है और ये आपका टेंशन है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि भाई जो आपके पास ये पैराबोला ग्राफ है, जब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस के लिए उसने क्या बना दिया? इस शेप को रेक्टेंगुलर मान लिया है। और जो रेक्टेंगुलर मान लिया है तो जो इसके आउटर मोस्ट फाइबर पे जो आपका जो स्ट्रेसेस एक्ट होगी वो कितनी एक्ट होगी? आपके पास 0.85 FCK होगी। ठीक है, तो उसने ये दे दिया। ये किसने कहा यहाँ पर? ये कहा आपके पास किसने? आपके अल्टीमेट लोड मेथड ने। यानी कि किसकी मेथड की बात कर रहे हैं? अल्टीमेट लोड थ्योरी मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। ये तो लिमिट स्टेट है, ये अल्टीमेट लोड मेथड है। तो यहाँ पे जो इसने जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, जिसका हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? A बोलेंगे। तो यहाँ पे उसको क्या बोला उसने? 0.53 D बोला है। कितना बोला सर? 0.53 D बोला है। A इज इक्वल टू 0.53। तो वही तो है आपके पास, ये भी नहीं हो सकता है 0.53, मतलब आपके पास यहाँ पर D इसका राइट आंसर हो गया है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि अल्टीमेट लोड मेथड ने क्या माना था कि जो आपका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा पूरा कैसा बनेगा? हॉल पैराबोलिक बन गया। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में तो 0.002 तक कैसा रहता है सर? आपके पास वो, आपके पास यहाँ पर क्या था सर? 0.002 तक तो सर वो आपके पास पैराबोलिक था, और उसके बाद कैसा था सर? 0.0035 तक लीनियर था। बट उसने अब 0.0035 तक नहीं लिया, उसने इंस्टेड कितने तक लिया सर? 0.003 तक ही लिया है डियर। तो ये भी कभी क्वेश्चंस आ सकता है कि जो उसने स्ट्रेन एज्यूम किया था, इसने जो स्ट्रेन एज्यूम किया था, इसने मैक्सिमम कितना स्ट्रेन एज्यूम्ड किया था? वो आपके पास 0.0035 एज्यूम किया था। बट जो इसने जो स्ट्रेन एज्यूम्ड किया था,
मैक्सिमम जो स्ट्रेन एज्यूम किया था इसने वो आपके पास 0.003 एज्यूम किया था। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इसने कितना स्ट्रेन एज्यूम किया, इसने कितना स्ट्रेन एज्यूम किया। तो यहां से मेरी एक्सप्लेनेशन भी सही होगी और सारा क्वेश्चन आपका सही हो गया है। अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शन शुड बी सेटिस्फाइड। कि जो आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया आपका तभी आता है जब आपका स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन गया होता है, यानी कि वो अपने एक्चुअल शेप में आ गया होता है, तो उस कंडीशंस को हम सर्विसिबिलिटी बोलते हैं। सर्विसिबिलिटी में आप चेक करते हैं क्या वो सर्विसेबल लायक हो गया है, क्या आप जो भी वहां पे आप जो अपना सामान रख रहे हो, आप देख रहे हो, आपने वहां पे पानी वगैरह की सुविधा देखी है, क्या सर वहां पे लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कुछ इस तरह की कंडीशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं आपकी लिमिट स्टेट मेथड की, तो देखिएगा जब भी हम बात करते हैं किसकी, आपके लिमिट स्टेट मेथड की, तो लिमिट स्टेट मेथड में आपके पास दो पहलू होते हैं भाई। इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट आता है आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। पहले हम किसकी बात करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करते हैं। बिल्कुल सही सर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात की जाती है। अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात की जाती है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात की जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है। अब लिमिट स्टेट ऑफ जो कोलैप्स आपका होता है, ये क्या होता है इस कंडीशंस में आपके पास, इस कंडीशंस में जो आपके पास, इसको हम किस तरह की अप्रोच मानते हैं, तो इसको हम एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच मानते हैं। ठीक है, जो लिमिट स्टेट कोलैप्स है ये आपके पास किस तरह की अप्रोच है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है आपके पास। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी किस तरह की अप्रोच है आपके पास, ये डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है। ये कैसी है सर, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है। अप्रोच है आपके पास। सिंपल फंडा है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कि अभी जब भी आप अपना स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसको आप किन किन चीजों के मध्य नजर को ध्यान रखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर ना तो कोलैप्स करे, ना उसके में किसी प्रकार का शेयर आए, ना उसी में किसी प्रकार का टेंशन आए, ना कंप्रेशन आए। इन सभी चीजों को मध्य नजर रखते हुए आप अपने स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट जब हम सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर अब बन गया होता है। क्लियर है? तो यानी कि हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या है आपके पास, एक प्रकार की प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या है हमारे पास, एक प्रकार की इमेजिनरी अप्रोच है। इमेजिनरी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, बट हम जब बात करते हैं इसकी लिमिट स्टेट की डिटरमिनिस्टिक, तो ये क्या है आपके पास, एक्चुअल है। एक्चुअल अप्रोच है आपके पास। ठीक है, तो जब हमारे पास ये इमेजिनरी है तो इस कंडीशंस में हम क्या चेक करते हैं सर कि उसमें किसी भी प्रकार की बेंडिंग ना आए, तो हम देखेंगे उसका फ्लेक्सुरल मतलब कि आपके सेक्शन में किसी भी प्रकार की बेंडिंग नहीं आनी चाहिए। दूसरा सर उसके ऊपर कोई भी टेंशन नहीं आना चाहिए। यस सर, उसके ऊपर सर कोई कंप्रेशन लोड नहीं आना, कंप्रेशन रेजिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर टेंशन होगा मतलब खींचा जाएगा, कंप्रेशन होगा तो कंप्रेस होगा, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और तीसरी क्या रह सकती है आपके पास, तीसरी आपकी शेयर हो सकती है, चौथी आपकी शेयर हो सकती है। बट जब हम बात करते हैं आपकी किसकी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की, यानी कि अब आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया हो, आपके एक्चुअल शेप में आ गया है, तो उस कंडीशंस में हम उसका क्या क्या चेक करते हैं, उसका हम वहां पे देखते हैं कि सर वहां पे किसी प्रकार की डिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही है। बिल्कुल सही सर। क्या सर वहां पर किसी प्रकार का क्रैकिंग तो नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर। क्या सर वहां पे किसी प्रकार का एब्रेशन तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। क्या सर वहां पे किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही सर। ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। डिफ्लेक्शन हो गया, क्रैकिंग हो गया, एब्रेशन हो गया, आपके पास लीकेज हो गया है। सर कोरोजन की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है वहां पर, ठीक है, कोरोजन तो नहीं हो रहा आपका वहां पर। और सर वहां पे बॉन्डिंग की कंडीशन तो नहीं आ रही है कि पता चले कि जो भी सर आपने छत डाली थी और छत के ऊपर क्या हो गया सर, पानी इकट्ठा हो गया है। अब पानी इकट्ठा हो गया तो बॉन्डिंग की कंडीशंस आ गई है। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी तो नहीं हो गया है, ये भी आप लिख सकते हैं, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ये सारे फैक्टर है किसके है, ये आपके पास ये है हमारे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, फायर भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? आप एक डिटोरेशंस भी बोल सकते हैं, तो ये भी मैं लिख सकता हूं,
डिटोरेशंस हो गया आपके पास, क्लियर है। तो ये सारे चीजें हैं जो आपकी अंडर है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी आती है। बट जब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के फैक्टर की, तो उसमें फ्लेक्सरल, टेंशन, कंप्रेशन और शेयर की बात की जाती है, क्लियर है। वाइब्रेशन भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो लिख दीजिएगा मैं, वाइब्रेशंस आ गया आपके पास, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, ठीक है। क्रैकिंग हमने लिखी दी आपके पास, तो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सर्विसिबिलिटी में, तो सर्विसिबिलिटी में सर क्रैकिंग आता है, डिफ्लेक्शन आता है, मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं आता है सर। क्रैकिंग ओनली तो नहीं हो सकता है सर। डिफ्लेक्शन आता है, क्रैकिंग आता है, बिल्कुल आता है सर, आता है। डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन तो नहीं आता भैया आपके पास। कंप्रेशन कैसे आएगा यार? तो जो कंप्रेशन वाला है तो उसको तो आप हटा ही दीजिएगा, तो ए और डी तो हट ही गया आपके पास, ओनली क्रैकिंग हो नहीं सकता। तो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका सी इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। आरसीसी का यूनिट वेट बताना है। हम यहाँ पे कुछ मटेरियल्स देखते हैं और कुछ उनके यूनिट वेट देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ मटेरियल्स है मेरे पास, और यहाँ पे मैं कुछ उनका यूनिट वेट देखते हैं। यूनिट वेट होता है आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसमें आपके पास ये केजी पर मीटर क्यूब में हम बता देंगे, ठीक है। मटेरियल्स में हम जो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे वो आपकी पीसीसी की बात करेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करेंगे। उसके बाद हम आरसीसी की बात करेंगे क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा, स्टील की बात करेंगे। उसके बाद स्टील के अलावा आप पोर्टलैंड सीमेंट की बात करेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट की बात करेंगे हम, और पोर्टलैंड सीमेंट के बाद हम सीमेंट मोर्टार की बात करेंगे, सीमेंट मोर्टार की बात करेंगे जो पूछे जा सकते हैं। पीसीसी की बात करते हैं तो ये होता है आपके पास 2400 केजी पर मीटर क्यूब होता है। आरसीसी की बात करते हैं तो ये 2500 केजी पर मीटर क्यूब होता है आपके पास। स्टील की बात करें तो आपके पास 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है आपके पास। पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है आपके पास। अगर सीमेंट मोर्टार की बात करता हूं तो ये 2000 केजी पर मीटर क्यूब होता है आपके पास, ठीक है। तो ये सारे जितने मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एसएससी जेईई में ये काफी बारी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि यूनिट वेट ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी, क्लियर है। तो ये आपको आना चाहिए। आपके पास आरसीसी का पूछा था तो आरसीसी का कितना होता है सर? आपके पास 25 होता है। यहाँ पे 1200 दे दिया है, यहाँ पे 1800 दे दिया है, 3000 दे दिया है और आपके पास 2400 दे दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने 2400 तो दिया नहीं, तो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाना पड़ेगा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या हो गया आपके पास? सी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जो पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एज पर आईएस कितना होता है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि किस केस में, एलएसएम में। एलएसएम में अगर हम बात करते हैं किसकी, कंक्रीट की, तो कंक्रीट की कितनी होती है सर? पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.5 होती है, जबकि आपकी स्टील की कितनी होती है सर? आपके 1.15 होती है। तो इसमें किसकी पूछी है? आपके पास कंक्रीट की पूछी है। तो कंक्रीट की कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। अगर मैं एलएसएम में बात, सॉरी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बात करना चाहूँ डब्ल्यूएसएम में, तो कंक्रीट की जगह 3 हो जाएगा 1.5 और स्टील का 1.78 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे बन गया है वो क्या बन गया है स्टूडेंट? वो आपका ए आंसर बन गया है। तो इस पार्ट में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने काफी डिटेल्स में कवर किया है। अब हम बात करेंगे अपने पार्ट 4 के नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो तब तक आप अपने तीनों ही पार्ट्स बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा।